हेलो स्टूडेंट, आज जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वह है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले घटक कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, जिनके हिसाब से ही हम किसी वस्तु विशेष का उत्पादन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसको बेचने का प्रयास करते हैं। तो जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में जो व्यक्ति परिवर्तित परिस्थितियों में कार्य करता है, उसी प्रकार एक व्यावसायिक संस्था को भी जो गतिशील प्रवृत्तियाँ हैं, जो कंटिन्यूस चेंजेस होने वाली कंडीशंस होती है, एटलीस्ट एक व्यावसायिक यूनिट को उन्हीं के साथ काम करना पड़ता है, उन्हीं के साथ मिलकर के काम करना होता है। उसको अपने बिजनेस में उसी प्रकार का चेंजेस लाना पड़ता है जैसा कि एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा हो। तो उसको अपने बिजनेस को अपने वातावरण के साथ, देश के ही नहीं विदेशी वातावरण के साथ भी समायोजित कर के चलना पड़ता है, तभी जा कर के वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी वृद्धि कर सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा व्यापार है, ये वातावरणीय घटक, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, फर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी को ये जो है वो प्रभावित करता है। अब हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक घटक को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के तत्व हैं। कुछ घटक हमारे जो होते हैं वो आंतरिक होते हैं और कुछ घटक हमारे बाहरी होते हैं। आंतरिक घटकों में हम ऑलमोस्ट उन फैक्टर्स को लेते हैं जो एटलीस्ट हमारी कंट्री की इंटरनल कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं और ये हमारे जो है व्यापार को प्रभावित करते हैं। तो आंतरिक व्यापार से आशय उन घटकों से हैं जिनका निर्माण देश के भीतर होता है। ये सारे फैक्टर्स जो है इनसाइड द कंट्री क्रिएट होते हैं और फिर हमारे बिजनेस को अफेक्टेड करते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है आपका आर्थिक घटक और दूसरा आपका अनार्थिक घटक। कि देश की सीमाओं के अंदर जो शक्तियाँ पैदा होती है, जो घटक पैदा होते हैं और वो घटक जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे घटकों को आंतरिक घटक के नाम से जाना जाता है। आंतरिक घटक दो प्रकार के होते हैं, पहला है हमारा आर्थिक घटक और दूसरा है अनार्थिक घटक। तो आर्थिक घटक के अंतर्गत हम क्या लेते हैं, हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन की, प्राकृतिक संसाधनों की क्या स्थिति है, मानवीय साधनों का क्या स्तर है, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की वहाँ पर स्थिति क्या है, किस प्रकार की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, किस प्रकार का वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम है, कौन सी प्रणाली है, पूंजीवादी है, साम्यवादी है या समाजवादी है, वहाँ पर कैपिटल और लोन की कंडीशंस क्या है कि कितना पूंजी और कितना उधार किस हिसाब से देखा जा रखा है, और मार्केट का एटलीस्ट साइज़ क्या है, बाज़ार का आकार क्या है, विस्तृत है, संकुचित है, वो है। वहाँ की जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण किस प्रकार का है, कि जनसंख्या किस प्रकार के ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर कर रही है, इंडस्ट्री का सेटअप कर रखा है जनसंख्या ने, या जनसंख्या किसमें जो है किस प्रकार की गतिविधि में लिप्त है, वहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप की क्या कंडीशन है, उद्यमिता कितनी प्रभावित होती है, कितनी मोटिवेट होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की कंडीशंस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें वहाँ पर जानकारी देखने को मिलती है। तो ये कहलाता है हमारा व्यवसाय का जो है आंतरिक वातावरण, इसको हम कहते हैं। तो वहाँ पर सड़क, व्यापार आदि की क्या कंडीशन है, राष्ट्रीय आय का स्तर क्या है, नेशनल इनकम की कंडीशंस क्या है, और राष्ट्रीय आय का वितरण जनसंख्या में किस प्रकार किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की क्या कंडीशन है। दीज ऑल फैक्टर्स आर इंक्लूड इन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इन सबको हम आर्थिक घटकों में सम्मिलित करते हैं जो देश की आंतरिक परिस्थितियों से संबंधित होते हैं और जिनका संबंध आर्थिक तत्वों से होता है। अब आता है अनार्थिक तत्व की गैर आर्थिक तत्व। तो ये जो है वो सोशल, हमारी जो है पॉलिटिकल, कल्चरल, इनसे रिलेटेड होते हैं कि देश में समाज की क्या स्थिति है, किस प्रकार का समाज पाया जा सकता है, सांस्कृतिक कंडीशंस क्या है, राजनीतिक दशाएं क्या है, स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल में या अनस्टेबिलिटी है, सरकार बार बार तो नहीं बदल रही है, धार्मिक कट्टरता है या नहीं है, किस ओपिनियन या रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, और लोगों का मॉरल कैरेक्टर कैसा है, कहीं चारित्रिक पतन तो नहीं हो रहा, कानून की व्यवस्था स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। दीज ऑल कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन non-economic factor. Then there are two types of factors inside the country, economic and non-economic. अब हम आते हैं बाहरी तत्वों पर कि बाहरी जो वातावरण होते हैं एटलीस्ट उसमें कौन कौन से घटक जो होते हैं। तो बाहरी का मतलब होता है जो देश के बाहर की शक्तियाँ होती है,
देश के बाहर के जो घटक होते हैं, जो विदेशों से संबंधित होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारे बाहरी घटक कहलाते हैं। अब ये क्षेत्र के आधार पर भी हो सकते हैं और घटकों की प्रकृति के आधार पर भी हो सकते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, संस्था से रिलेटेड उससे, और घटक में भी वो आर्थिक और अनार्थिक घटक जो है उस हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशंस किया जाता है। तो सबसे पहला जो हम लेते हैं वो घटक है हमारा जननांकीय घटक। हम सबसे पहले इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। जनसंख्याकीय वातावरण या घटक, तो दीज फैक्टर्स इज रिलेटेड फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, कि उस कंट्री का जनसंख्याकीय वातावरण कैसा है, वहाँ का डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की मानवीय जनसंख्या उस देश की कैसी है, उसका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, उस वातावरण में रहने वाली जो जनसंख्या एटलीस्ट उसके बारे में आप लॉन्ग टर्म तक की जो है स्टडी करते हो, वो इसमें लिया जाता है। जनसंख्या, क्योंकि इसमें जनसंख्या को मेन पावरफुल माना गया है, क्योंकि पॉपुलेशन ही एक ऐसा होती है जो किसी भी मार्केट का कंस्ट्रक्शंस करती है, उसको शेप और साइज़ प्रोवाइड करती है, किसी मार्केट का डेवलपमेंट करती है। पॉपुलेशन है तो डिमांड अवेलेबल रहेगी और डिमांड के बिहाफ पर ही जो है वो आप ट्रेड कर पाओगे। तो सबसे पहले जनसंख्या के बारे में पूरी स्टडी करना कंपलसरी होता है। जिस कंट्री के साथ हमारे एटलीस्ट ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिजनेस के, तो वहाँ की जनसंख्या की एटलीस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें देखना चाहेंगे कि उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कुल जनसंख्या का साइज़ कितना है। लार्ज स्केल का साइज़ है तो लार्ज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, लोअर साइज़ है देन आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वहाँ पर लोअर होगा। उसके बाद है पॉपुलर डेंसिटी, कि अगर इफ़ द डेंसिटी इज़ हाई, जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो आप एक ही जगह ले जा करके अपना माल बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इफ़ द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ लोअर, जनसंख्या छितरी हुई है, जगह जगह है, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है एज और आई ग्रुप, कि मैक्सिमम पॉपुलेशंस किस एज ग्रुप से बिलोंग करती है, एटलीस्ट उस एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम कमोडिटी का एक्सपोर्ट करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे। और पर्टिकुलर इनकम लेवल कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट की जो है वो कॉस्ट डिटर्मिनेट की जाएगी। अगर हाई इनकम लेवल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉस्ट हाई भी हो सकती है, और अगर लोअर इनकम लेवल के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं इट मे बी पॉसिबल हम हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट लोअर ही रखेंगे। उसके बाद आता है कि वहाँ की पॉपुलेशन का मेन ऑक्यूपेशंस क्या है, वो लोग किस प्रकार का धंधा करते हैं, किस प्रकार का पेशा करते हैं। तो कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हो जो उनके बिजनेस में, ऑक्यूपेशंस में हेल्प करने वाली हो, तो भी हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। एजुकेशनल लेवल कितना है, हाई क्वालिफाइड है, लोअर क्वालिफाइड है, लोगों की शिक्षा का स्तर क्या है, क्योंकि हाई क्वालिफाइड लोगों को समझाना बहुत आसान होता है लोअर क्वालिफाइड लोगों के कंपैरिजन में। तो आप अपने प्रोडक्ट को एजुकेशनल लेवल के अकॉर्डिंग भी डिटर्मिनेट कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि प्रोडक्ट का शेप और साइज़ क्या होगा। उसके बाद है कि वहाँ कैसी जाति के लोग रहते हैं, किस धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो जिस पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोगों की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है, जनसंख्या का उनमें लेवल ज़्यादा होता है, तो एटलीस्ट कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उस जाति या धर्म के लोगों के हिसाब से ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद आता है कि वहाँ के ग्रोथ रेट क्या है, इनकम का लेवल क्या है, फैमिली का साइज़ और उनके फैमिली के मेंबर्स कैसे हैं, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, मोर मेंबर इन फैमिली, लोअर मेंबर इन फैमिली, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा ट्रेड जो है वो डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ह्यूमन बींग्स की पूरी करैक्टरिस्टिक्स की बेसिक स्टडी कर लें, मानवीय जनसंख्या की पूरी स्टडी कर लें, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो है उत्पाद एटलीस्ट उनका ही उत्पादन करें। उत्पादन की मात्रा जनसंख्या के आकार के अनुसार हो, उत्पादन की किस्म उनके इनकम लेवल के अकॉर्डिंग हो, कि अगर हाई इनकम लेवल वाले हैं तो क्वालिटी मेंटेन की हुई कमोडिटी को पसंद करेंगे, और लोअर इनकम लेवल है तो लोअर क्वांटिटी वाले को समझेंगे। बाज़ार का विभक्तिकरण कितना हुआ है, कि एटलीस्ट मार्केट को किस स्टाइल से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आप अपनी कमोडिटी भी पर्टिकुलर उस मार्केट के अकॉर्डिंग ही जो है वो प्रोड्यूस करोगे। और विक्रय के बाद आपको कितनी सेवाएं देनी है, क्या करना है, उसका भी अध्ययन हमको करना पड़ेगा। क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं उनमें जनसंख्या जो है वो ज़्यादा होती है, बाज़ार को आकर्षित करती है, इसलिए इन देशों में बाज़ार करने के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी कंट्री में ट्रेड करने के लिए कंपलसरी हो जाता है कि हम
पूरी बेसिक नॉलेज रखें पॉपुलेशन से रिलेटेड, तभी जा कर के हमारा ट्रेड जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। सेकंड आता है भौतिक वातावरण एवं घटक, कि एटलीस्ट फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो फिजिकल एनवायरनमेंट को हम एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट भी जानते हैं और एक जोग्राफिकल एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं, कि इसमें प्राकृतिक वातावरण और भौगोलिक वातावरण, दो प्रकार के वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। और ये दोनों वातावरण भी हमारी व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन का प्रमुख आधार है, हमारी एफिशिएंसी को इवेल्युएट करने के पूरे बेस होते हैं। इन्हीं के आधार पर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो बिज़नेस की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। इसके अतिरिक्त हमें इनकी नेचर और इसके लिमिटेशंस की नॉलेज होना भी ज़रूरी है, तभी जा कर के हम प्रॉपर जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है विदेशों की प्रकृति, की एटलीस्ट उस कंट्री का नेचर कैसा है, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी है, वहाँ कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल आदि की क्या कंडीशंस है। क्योंकि जो चीज़ वहाँ इजी गोइंग प्रोड्यूस हो रही है, एटलीस्ट हम उसका ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वहीं की वहीं जो है वो सेल कर दी जाएगी। या तो हम उन कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करें जो उस कंट्री की जोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जहाँ उसका प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल हो, भूमि की बनावट ऐसी हो कि वो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, वो मिनरल रिसोर्सेज वहाँ निकलता ही नहीं हो कि एज ए रॉ मटेरियल वो काम ले ले। अगर वो कच्चा माल वहाँ निकल रहा है तो आपको वहाँ फिनिश गुड्स सेल करने की ज़रूरत नहीं है, इट मे बी पॉसिबल वो खुद ही उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें। उसके बाद एक क्लाइमेटिक सिचुएशंस कैसी होती है, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रेन की क्या कंडीशन है, ह्यूमिडिटी की क्या कंडीशन है, बिकॉज दीज ऑल फैक्टर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो हमें जलवायु के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ के तापमान के अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ें सेल करनी पड़ेगी, जो उस टेम्परेचर में उनकी क्वालिटी जो है वो ख़राब नहीं हो, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ वर्षा का स्तर क्या है, हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे, ताकि एटलीस्ट हमारी कमोडिटी की जो डिमांड है वो हाई टू हाई हो सके। उसके बाद आता है कि आधारभूत सुविधाओं की वहाँ क्या कंडीशन है, कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है, रोड, वाटर, ट्रांसपोर्टेशंस, कम्युनिकेशंस, इनकी फैसिलिटी अगर वहाँ वेल डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन का सेटअप्स है, गोडाउंस वगैरह हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इन सब मीन्स का यूटिलाइजेशन इजी गोइंग कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और इनकी हेल्प की, इंश्योरेंस की हेल्प के ब्याह पर आप अपने प्रोडक्ट को इंश्योर करवा सकते हैं, गोडाउंस में सेफ रख सकते हैं। आपके प्रोडक्ट पे वहाँ अच्छी से अच्छी रिसर्च भी हो सकती है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद वहाँ शक्ति के आधार क्या हैं, किस किस टाइप्स के एनर्जिकल रिसोर्सेज जो है वो वहाँ अवेलेबल हैं, क्योंकि किसी भी एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस के लिए ये बेस होते हैं, निर्यात के मूल आधार हैं ये, जहाँ पर पावर, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी की सारी एनर्जिकल पावर जो है इजी गोइंग अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहाँ ट्रेड जो है वो प्रमोट होता है। इसलिए व्यावसायिक वातावरण पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है, तो हमें इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर करके ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए। अब आता है एटलीस्ट वहाँ की जो है वो ट्रोपोग्राफिकल सिचुएशंस किस स्टाइल की है, कि वहाँ पर क्या है, ज़्यादा हिली एरिया है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, रिवर्स है, ओशियंस है, पोर्ट वगैरह हैं। तो अगर उनकी भी बेसिक नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड किया जा सकता है। सपोज कीजिए हिली एरियाज़ है तो आपको वहाँ उन चीज़ों का प्रोडक्शन करना होगा जिनकी रिक्वायरमेंट वहाँ है। सपोज कीजिए वहाँ प्लेन्स ज़्यादा है तो आप प्लेन्स में कौन कौन सी चीज़ें काम में आती है, ओशियंस है तो आप ओशियंस में जो इंडस्ट्री इजी गोइंग सर्वाइव कर सकती है ओशियन सेक्टर में, हम उन कमोडिटी का प्रोडक्शन करें। पोर्ट अगर ज़्यादा है तो पोर्ट से रिलेटेड जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम सेल करें। तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर भौतिक वातावरण की न केवल संरचना का प्रभाव पड़ता है, अपितु ये है निर्यातकर्ता देश के भावी विकास को भी प्रभावित करते हैं, कि इस पर केवल ट्रेड ही पॉसिबल नहीं है, आपके ट्रेड का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, बल्कि जो एक्सपोर्टर कंट्री है एटलीस्ट उसका और एक्सपोर्टर का, इन दोनों का डेवलपमेंट उससे पॉसिबल है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि सपोज कीजिए अमेरिका जो है वो कंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रूमेंट का यूटिलाइजेशन करती है, टूल्स का यूटिलाइजेशन करती है, जो कंस्ट्रक्शंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम में आती है। अब ये क्या हुआ कि गल्फ़ देशों के लिए इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। गल्फ़ कंट्री में अगर हम अमेरिकन प्रोडक्ट को सेल करना चाहें तो उनका इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ की जो सैंडी एयर्स है
वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इजी गोइंग वहाँ काम नहीं करने देगी। तो वहाँ के धूल भरे वातावरण में, हाई टेम्परेचर में अमेरिका का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम नहीं आएगा। अब अगर अमेरिका इस मार्केट में अपनी सप्लाई को हाई करना चाह रहा है तो एटलीस्ट अमेरिका को अपने इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना होगा, ताकि वो वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग इजी गोइंग वहाँ कंस्ट्रक्शन में काम कर सके। तो गल्फ़ देशों में क्या होता है, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस हो सके। गल्फ़ देशों में ज़्यादातर सबसे पहले पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, एवरी टाइम सैंडी एयर्स चलती है, स्किन डिजीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो स्किन डिजीज़ को कंट्रोल कर सके, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सके, तो वहाँ पर उन इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एटलीस्ट अमेरिका को वहाँ पर अगर सेल करना है, अपना एक्सपोर्ट करना है, तो वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही उसको उन कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करना पड़ेगा जो वहाँ इजी गोइंग सेल की जा सके। अब आता है आर्थिक वातावरण के घटक कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और फैक्टर्स होता है वो भी अफेक्टेड करते हैं। इकोनॉमिक का अर्थ होता है जो हमारी धनोपार्जन गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारी अर्निंग एक्टिविटी अफेक्टेड होती है। देन दीज टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर नॉन एज इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो हम कमाते हैं एटलीस्ट उसको प्रभावित करती है। अब इन घटक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार के घटक आते हैं, और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक संस्था की कार्यप्रणाली और उसकी सफलता को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो है अफेक्टेड करते हैं। रिसेंट टाइम में हमारे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है एटलीस्ट उसका नेचर बदल गया, एंड दिस टाइम वी ऑल आर अडेप्टेड ग्लोबलाइजेशन। हम सब ने वैश्वीकरण को अपना रखा है, और वैश्वीकरण ही हमारी अर्थव्यवस्था के विकास का आधार है। अर्थात अब बाज़ार या उद्योग या उत्पाद केवल मात्र एक देश विदेश के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जो है उसकी इम्पोर्टेंस समान होती है। तो अगर बाज़ार में आप निम्न प्रौद्योगिकी से उच्च प्रौद्योगिकी में आ रहे हो तो बेटर है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हो जाएगी। तो एटलीस्ट हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट हो, हम हाई टेक्निक को अडॉप्ट करते हुए प्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। अब आर्थिक वातावरण को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, उसमें सबसे पहला आता है कि उस देश के मानवीय संसाधन, कि वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज का उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या एज, क्या सेक्स रेशो, क्या लिटरेसी रेट, और बहुत सारी बातें हैं कि उनके बारे में उनको पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, क्योंकि ये हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको हाई करने वाला एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। उसके बाद वहाँ गवर्नमेंट की आरबीआई का, वहाँ जो सेंट्रल बैंक है एटलीस्ट उसकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसने मॉनेटरी पॉलिसी में किस किस इंस्ट्रूमेंट को किस किस स्टाइल से यूज़ कर रखा है, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट ने पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए फिजिकल पॉलिसी में किन किन इंस्ट्रूमेंट का यूटिलाइजेशन कर करके वो रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं और कंट्री में रेवेन्यू को कंट्रोल करके चलते हैं। उसके बाद उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम्स कैसा है। इट मे बी पॉसिबल कि कंट्री कैपिटलिस्ट हो, शोशो हो, कम्युनिस्ट हो, मिक्स्ड हो। अगर वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो फिर अलग प्रकार का बाजार होगा, साम्यवादी है तो अलग प्रकार की वस्तुओं का बाजार होगा, और मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो बाजार में साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों का मिक्सअप देखने को आपको मिलेगा। तो हमें इन सब बातों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब आता है बाजार की स्थिति, कि एटलीस्ट मार्केट की कंडीशंस कैसी है। मार्केट की कंडीशंस का मतलब है कि एटलीस्ट वहाँ पर किस टाइप्स का कंपटीशन अवेलेबल है, परफेक्ट है, मोनोपोली है, इम्परफेक्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार, क्योंकि जैसा बाज़ार का रूप होगा इसी के अकॉर्डिंग आपकी वस्तु वहाँ पर जा कर के एक्सपोर्ट हो पाएगी। अगर वहाँ परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है तो आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट होना कंपलसरी है। मोनोपोली है तो आपके प्रोडक्ट की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद है गवर्नमेंट ने कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अडेप्ट कर रखा है, कि एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट की वहाँ पर कौन कौन सी पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुली चल रही है। उसके बाद राष्ट्रीय आय की क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की क्या कंडीशंस है, क्या हो रहा है हमारा राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति कितना कमा लेता है, ग्रोथ रेट कितनी है कंपनी की। तो ये सब फर्म के व्यावसायिक और आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद सरकार ने कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं और किन किन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है।
आर्थिक दशाएं कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है और लेबर की पॉलिसीज़ क्या है, कि वहाँ लेबर के लिए वर्क करने के लिए वेजेस, वर्किंग आवर, उनका डिटर्मिनेशंस का रखा नहीं है, एनवायरनमेंट किस स्टाइल का होना चाहिए, वो कैपिटल फॉर्मेशंस, इन्वेस्टमेंट लोग बचाते हैं या नहीं बचाते हैं, सारा का सारा उपभोग कर लिया जाता है, बचत है तो वो विनियोग में रूपांतरित होती है या नहीं, क्योंकि जब तक बचत विनियोग में रूपांतरित नहीं होगी आर्थिक पूंजी का निर्माण पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अर्थव्यवस्था है किस स्टाइल की, जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, बैकवर्ड कंट्री है, क्योंकि जो जैसा देश होगा एटलीस्ट उसी वस्तु को वो ज़्यादा पसंद करेगा, आप उन्हीं का निर्यात कर सकते हो। उसके बाद आता है कि वहाँ के बिज़नेस का ट्रेंड कैसा है, बिज़नेस में क्या क्या चेंजेस वहाँ पर हो रहे हैं। तो इन सभी घटकों से हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण प्रभावित होता है। तो एक बिजनेसमैन को चाहिए, एक मैनेजमेंट को चाहिए कि वो सबसे पहले इन सारे कंपोनेंट्स की डीप स्टडी करे, उनको फुली एनालिसिस करे, उनको स्टडी और एनालिसिस करने के बाद ही एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि वो बिजनेसमैन जो है वो सक्सेस हो सकता है। अब आते हैं हमारे सामाजिक घटक, कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं विच आर रिलेटेड फ्रॉम द सोशल एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, कि जैसे विदेशों की शिक्षा, कि रियल में जिस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड चल रहा है वहाँ एजुकेशनल लेवल क्या है, हायर एजुकेशन करने वाले ज़्यादा है, लोअर वाले कम है, किस स्टाइल और किस लेवल तक का वहाँ का एजुकेशन लेवल है, लिटरेसी रेट कितनी है उस कंट्री की, क्योंकि हायर लिटरेसी रेट है तो आप पर्टिकुलर कुछ कमोडिटी को ही वहाँ अच्छे से सेल कर पाओगे, क्योंकि लोगों में समझ ज़्यादा है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ पहचान पा रहे हैं। उसके बाद ट्रेंड्स कैसा है, वहाँ किस चीज़ का फैशन है, अभी जिस चीज़ का ट्रेंड्स है, जिसकी फैशन है, एटलीस्ट आपको वही प्रोड्यूस कर करके उसी का एक्सपोर्ट करना होगा। पॉपुलेशन का एक्सपेंशन कितना हुआ, जनसंख्या का विस्तार कितना, ज़्यादा बड़ी हुई जनसंख्या है, हायर लेवल है पॉपुलेशन का, तो आप कुछ भी सेल करो आसानी से जो है वो मांग लिया जाता है। उसके बाद फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। इफ़ देर आर न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार है तो बहुत कम मांग होती है वस्तुओं और सेवाओं की, और अगर संयुक्त परिवार है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग वहाँ पर ज़्यादा हो सकती है, तो आप किसी भी प्रकार का माल जो है वहाँ पर सेल कर सकते हो। और मुद्रा के प्रति वहाँ का सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, लोग मनी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, सेव करते हैं, कंज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्टेड करती है। अब इस सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में सबसे पहला आता है हमारा कि समाज द्वारा स्थापित परंपराएं और प्रथाएं, कि कौन से कस्टम्स को फॉलो कर रही है, किस ट्रेडिशन को वो कंट्री फॉलो कर रही है। जो कस्टम और ट्रेडिशंस है एटलीस्ट हम वही प्रोड्यूस करें और वही सेल करें। वहाँ की धार्मिक विश्वास क्या है, किन लोगों में विश्वास करते हैं, लोगों का मोरल कैरेक्टर कैसा है, कौन से संप्रदाय के लोग ज़्यादा हैं, किस मतलब किस पर्टिकुलर उसको मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर कौन कौन से ट्रेडिशंस कब मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स कब मनाए जाते हैं, तो उस ट्रेडिशन और फेस्टिवल के टाइम हम उन चीज़ों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन इंडिया को ही ले, कि कोई देश अगर इंडिया को है अपना एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, जापान, जर्मनी, कुछ भी, तो उसको मालूम है जैसे फटाके कब मांगे जाएंगे इंडिया में, दिवाली पर, तो चाइना को अच्छे से पता है कि उनको उसको क्रैकर्स का एक्सपोर्ट कब करना है इंडिया को, जब उनकी डिमांड ज़्यादा हाई हो। तो इसी स्टाइल से हम भी किसी फेस्टिवल के बारे में पता लगा करके उस पर्टिकुलर कमोडिटी को उस पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए बना करके उसका एक्सपोर्ट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है समाज का विदेशी प्रबंध के प्रति दृष्टिकोण, कि जो सोसाइटी है एटलीस्ट वो फॉरेन मैनेजमेंट को कैसा मानती है, पावरफुल मानती है, स्ट्रॉन्ग मानती है, बेकार मानती है, बेस्ट मानती है। जब तक वहाँ की सोसाइटी आपके मैनेजमेंट को पसंद नहीं करेगी तब तक उस समाज, उस सोसाइटी या उस कंट्री का आपके साथ अटैच होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद है समाज में क्रय विक्रय की क्या कंडीशन है, किस स्टाइल से लोग सेल और परचेज करते हैं, होलसेल में, रिटेलर में, फुल किस स्टाइल से कर रहे हैं, कंजम्पशन की क्या टेंडेंसी है, हाई कंजम्पशन है, लोअर कंजम्पशंस है, कितना ज़्यादा उन्होंने एसेट्स का कंस्ट्रक्शंस कर रखा है, कितनी संपत्ति का निर्माण कर रखा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके बिज़नेस को अफेक्टेड करेगी या आपको अफेक्टेड करेगी। उसके बाद समाज में कई रूढ़िवादी और वही ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन तो नहीं चल रहे हैं, जो लीक से परे हट करके सोचने ही नहीं दे रहे हैं आपको। आप कहीं लकीर का फ़कीर तो नहीं हो गए कि जो कह दिया एटलीस्ट वही डन है, वही फाइनल है।
तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके बाद है कि कहीं आपका जो है तर्क वो उन लोगों के तर्क के अलग से तो नहीं हो, इसके विपरीत वैज्ञानिक या तर्कयुक्त लोग जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण अच्छा कर सके एटलीस्ट उसी को अपनाएंगे। समाज की मूल्यों के प्रति क्या आस्था है, परिवार के मूल्यों के प्रति क्या आस्था है कि लोग फैमिली को कितना वेटेज दे रहे हैं, कि वो क्या चाहते हैं कि जॉइंट फैमिली रहे, न्यूक्लियर फैमिली रहे, फैमिली के लोगों की उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अगर इंपॉर्टेंस ज़्यादा है तो हर टाइप का बिजनेस होगा, और नहीं है तो पर्टिकुलर उन्हीं लोगों की होगा जो वो पसंद करते हैं। उसके बाद उनकी कितनी आस्था है, कितना उनका आर्ट से जो है लव है, कितना वो कला से प्रेम करते हैं। तो अगर कला से प्रेम करते हैं तो आर्ट वाली कमोडिटीज़ का ट्रांजेक्शन्स हो सकता है। नॉलेज क्या है उन लोगों की, कि नॉलेज के प्रति क्या है। अगर अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है तो आप जो कमोडिटी सेल कर रहे हो जब तक उसकी क्वालिटी और प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस नहीं होगा वो वहाँ नहीं की जा सकेगी। सम्मान और प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों से भी ट्रेड अफेक्टेड होता है। उसके बाद है विदेशियों में संतोष व सम्मान के लिए कार्य करने की भावना और धन कमाने की लालसा, कि आप चाहते हो कि मैं फॉरेन कंट्री में जाऊँ, वहाँ के लोगों के सेटिस्फेक्शन लेवल को हायर करूँ, वहाँ के लोगों की प्रेस्टीज के लिए काम करूँ, उनको भी मतलब वहाँ जा कर के कुछ अर्न करूँ। तो आपको उन फॉरेन कंट्रीज़ के हिसाब से ही अपना ट्रेड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद है परिवार की संरचना, एकल या संयुक्त। अगर एकल परिवार है तो आपका ट्रेड लोअर कैटेगरी का होगा, और अगर जॉइंट फैमिली है तो आपका ट्रेड इट में भी पॉसिबल हायर कैटेगरी का भी हो सकता है। उसके बाद है विदेशियों में आपसी सहयोग, कि जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं उनका एटलीस्ट कॉपरेशन का लेवल क्या है, वो आपस में सहयोग से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, संगठन का स्तर क्या है, किस स्टाइल से वहाँ सिस्टम चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में लोग कैसे काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में लोग क्या काम कर रहे हैं, लेबर वेलफेयर के लिए उन लोगों ने कुछ काम किया है या नहीं किया है, ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद है कि समाज के लोग आराम पसंद या सुविधा की सोच रखते हैं, तो आपको भी लग्जरीज कमोडिटी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि विदेशी लोग आराम पसंदगी को पसंद कर रहे हैं। तो आप जितने भी लग्जरीज गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन कीजिए, आपका ट्रेड जो है वो हाई हो जाएगा। उसके बाद है कि विदेशी जनता का परिवर्तनों के प्रति रुख, की फॉरेन कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है एटलीस्ट वो ट्रेंड को किस स्टाइल से अडप्ट करती है, क्या वो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है या नहीं है। ये सब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण का एक पार्ट होते हैं, और ये आपके वातावरण को प्रभावित करते हैं। अब सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की दृष्टि से कहा जाए तो जैसे ये जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी जो है उनका कल्चर जो है उनकी तुलना में इन अरेबियन का और इनका कल्चर जो है थोड़ा लोअर कैटेगरी का होता है। उसके बाद अमेरिका और जापान का कल्चर अलग अलग है, कहीं रूढ़िवादी है, कहीं परंपरागत है, ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन है, तो कहीं फास्ट फॉरवर्ड जो है वो है। तो हमको जब कभी भी हम ट्रेड करना चाहें तो हमें उनके चेंजेस, उनके पावर्स, उनका रोल, उनके रिक्वायरमेंट, उन सब को अडेप्ट करते हुए एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। और जब तक हम एक अच्छी योजना नहीं बना लेते तब तक हम बिज़नेस को सक्सेसफुली रनिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, प्रौद्योगिकी वातावरण के घटक, की टेक्निक्स जो है वो भी हमारे बिज़नेस को अफेक्टेड करती है, कि किस स्टाइल की टेक्निक को अडॉप्ट कर रहे हैं, तकनीकी में क्या सुधार चल रहा है, क्या संबंधित हो गए हैं। तो जैसे आज का युग जो है वो कंप्यूटर का, लैपटॉप का, स्वचालित मशीनों का, आधुनिकीकरण का, नवाचार, इनोवेटिव आइडियाज़ का इनका यूज़ है। नए नए उत्पाद, नई नई डिज़ाइनें रोज़ नए आ रहे हैं, नए इंस्ट्रूमेंट, नए गैजेट्स, रोज़ टेक्निक चेंज हो रही है। आए दिन हम देखते हैं आज इस मेथड को फॉलो करो, कल उस मेथड को फॉलो करो। तो टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, अगर हमने उस चेंजेस को अडेप्ट नहीं किया हमारे प्रोडक्ट में, और वही ऑब्सोलेटेड टेक्निक्स को अडेप्ट करते हुए प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस करते रहे, तो इट में भी पॉसिबल कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो लोअर हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहला होता है कि उत्पादन प्रणाली जो है वो दिन प्रतिदिन बदल रही है। प्रोडक्शन की प्रोसेस में डे बाय डे चेंज हो रहा है। आज किस मेथड से प्रोडक्शन किया गया, कल किस मेथड से प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्टेड करेंगे। हमें जैसा चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस के अकॉर्डिंग ही हमारी प्रोडक्शन की प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा।
उसके बाद है कि हमने एनर्जी का कौन सा सोर्सेज यूज़ किया गया है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल है कंट्री में। आणविक है, सोलर है, अदर जो है जैसे सोलर एनर्जी है, आपकी एटॉमिक एनर्जी है। तो आप किस एनर्जी का अपने ही कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो या आप किस टाइप की एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, उस पर भी आपका ट्रेड डिपेंड कर रहा है। उसके बाद आपने स्वचालित यंत्र कितने काम में ले रखे हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं आपकी प्रोडक्शंस को, आपकी क्वालिटी को, आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए आपने कितने सारे ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ कर रखे हैं। उसके बाद आप भूमिगत यातायात और रेलवे का विकास कर रहे हो इनसाइड द जो है वो, आप जैसे टनल में जो है ट्रेन्स वगैरह चल रही है, मेट्रो चल रही है, तो ये इनसाइड द कंट्री अंडरलैंड जो चल रही हैं उनका आपकी कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि ये भी आपके ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है जेनेटिक क्षेत्र में आपकी क्या तरक्की है, आप वहाँ क्या रिसर्च कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में आप क्या चेंज ला रहे हैं। स्वचालित यंत्र, कंप्यूटर्स, इन सब टेक्निक्स का आपने कितना यूटिलाइजेशन किया है। आप अगर रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हो तो आपने कौन से रॉ मटेरियल को लिया, नेचुरल रॉ मटेरियल को लिया या केमिकल रॉ मटेरियल को लिया, क्योंकि नेचुरल रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट की डिमांड हाई होती है और केमिकल रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो लोअर होती है। तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि हम प्राकृतिक कच्चे माल का किस स्टाइल से प्रयोग कर रहे हैं। अब आपकी टेक्निक विकसित देश से डेवलपिंग की ओर आई है, डेवलपिंग के से अंडर डेवलपिंग की ओर जाएगी, तो आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री के साथ कर रहे हैं या बैकवर्ड कंट्री के साथ कर रहे हैं। तो आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट वह भी आपके ट्रेड को अफेक्टेड करेगा। उसके बाद आपके प्रोडक्ट के सेक्टर में कोई नया इनोवेशंस हुआ, कोई रिसर्च हुई, किसी स्टाइल का कोई और अन्य काम हुआ या नहीं हुआ, आपके प्रोडक्ट में कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज़ ऐड हो गया, कोई शोध हो गई, तो आपको भी उस डेवलपमेंट को अडेप्ट करना पड़ेगा, उस रिसर्च को अडेप्ट करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग वापस आपको न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि प्रत्येक संगठन, उत्पादन सामग्री, उत्पादन प्रक्रिया, इन सब को आपको कंटिन्यूस इम्प्रूव करना चाहिए कि आपकी प्रोसेस क्या होगी प्रोडक्शन का, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या था प्रोडक्शन का, आपने रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का यूज़ किया। तो आप जब तक इन सब चीज़ों को चेंज नहीं करोगे तब तक आपके ट्रेड में रैपिड रेट से इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद औद्योगिक तकनीकी विकास के लिए बहुत सारे जो लैब्स वगैरह वहाँ पर काम चल रहे हैं, तो आप भी उन लैब के कॉन्ट्रीब्यूशंस का हिस्सा बन जाइए। वहाँ से जो रिसर्च निकल करके आती है उस रिसर्च को अपने प्रोडक्ट में डालिए और उसको इम्प्रूव कीजिए। मेट्रो, इंटरनेट, एयर बसेस, टैक्सीज़, इन सब के साथ साथ आप भी अपने प्रोडक्ट को चेंज करते जाइए। तो ये जो रिसेंट टाइम में जो न्यू प्रोडक्ट आ रहे हैं, डिज़ाइंस आ रही है, क्वालिटी आ रही है, ये यूटिलिटी को और ज़्यादा इवेल्युएट करती है। इनसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके साथ साथ टेक्निक अपडेट होती है, इंजीनियरिंग जो एफिशिएंसी है एटलीस्ट उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, हम तकनीकी जो है ज्ञान उसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में नई वस्तुएं, नया कच्चा माल, नई मशीनें, नए एनर्जी के रिसोर्सेज वो भी आते जा रहे हैं। जैसे कि उन्नतिशील देशों ने कि कई कंपनियों ने टीवी उत्पादन को विकासशील देशों को हस्तांतरित कर दिया, क्योंकि वहाँ पर सस्ते जो है श्रमिकों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। डेवलपिंग जो कंट्री है वहाँ लेबर सस्ता पड़ता है, वहाँ पर पैकेजिंग ये भी जो है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो एटलीस्ट टेक्निक को ही तो ट्रांसफ़र करना है, तो डेवलप्ड कंट्री ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को टीवी की टेक्निक को जो है वो सेल कर दिया। अब इसी का जो है क्योंकि ज़्यादा डिमांड यही है टीवी की, तो अब यहाँ पर इस प्रोडक्ट को इजी गोइंग जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है और सेल किया जा रहा है। माइक्रोवेव ओवन्स है, इन्होंने भी एक नया जो है वो खाद्यान्न विपणन में एक नया आयाम प्रस्तुत कर दिया है। तो ये सारे घटक, इन सब की बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है। इसमें यहीं तक, आगे वाले कंपोनेंट्स को मैं इसके आगे वाले लेसन में एक्सप्लेन कर रही हूँ। Please like and subscribe my channel.